हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत हो। क्या जीत! इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 2026 जीत लिया है। इतनी बड़ी खुशी 2 दिन तो बस डाइजेस्ट करने में लग गए। आज मंडे का शाम है, संडे को मैच हुआ और उस समय से लेके अभी तक तो बस उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आपको बताना चाहेंगे कि मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो दिसंबर में मैं और मेरा भाई हम लोग वीडियो बना रहे थे और T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने टीम की एनालिसिस की थी और उस टीम के एनालिसिस में मैंने बोला था कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का जब सिलेक्शन हुआ था, बोले कि ये 1 2 3 मेरे होने चाहिए। तो सबने बहुत मजाक भी बनाया था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ओपनर्स कहीं खेल ही नहीं सकते हैं। 3 ओपनर्स हैं, वो बैकअप है। संजू सैमसन बैकअप खेलेगा क्योंकि उसका न्यूजीलैंड का सीरीज़ अच्छा नहीं गया है। हमने न्यूजीलैंड सीरीज़ के पहले बनाया था, तो न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी मैंने बात करी थी कि शायद इसको एक गो हेड मिलेगा और शायद मौका बन सकता है कि शायद संजू भी 3 स्ट्रैटेजी के स्क्वाड में होगा। बहुत लोगों का पुशबैक मिला था। शायद मैंने 3-4 वीडियोस में मैंने बहुत बेग भी किया था कि प्लीज़ संजू सैमसन पे बिलीव कीजिए और उसको प्लीज़ रखिए, रिंकू सिंह का बनता नहीं है। मैं डिटेल्स में उस लिंक को डालूंगा, आप लोग गाइस प्लीज़ चेकआउट करें। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि ठीक है, मैं क्रिकेट तो खेल रहा था इतने दिनों से, लेकिन जब आपकी एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम आती है तो वो ओवरवेलमिंग हो जाती है। तो चलिए, ये तो बस एक छोटा सा हाईलाइट था जो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, बहुत ही ओवरवेलमिंग था संजू सैमसन। इस चैनल पे हम लोगों ने संजू सैमसन के बारे में बहुत सारी बातें करी। मैंने बोला भी था कि अगर आप उसको 3-4 गेम देखिएगा तो देखोगे तो एक सेंचुरी लग ही जाएगी। एक मैच अभिषेक शर्मा भी मैच जिताएगा ही। लेकिन जो भी हुआ वो एक्सेप्शनल था। वो क्या हुआ वो बयान ही कर सकते हैं वर्ड में कि क्या खेली है टीम इंडिया। मतलब एक तो सिनेरियोज में बताना चाहूँगा कि जब 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया के अगेंस्ट में जब सेमीफाइनल जीता था, तो एक लेवल ऑफ T20 का लेवल देखने को मिला था कि इंडिया में और वेस्ट इंडीज़ में कितना डिफरेंस है। क्योंकि इंडिया ज़्यादातर उनके प्लेयर्स फोर्स हिट करने वाले थे। एक युवराज सिंह था ही जो ही कुड हिट 6 ऑन हिज विल, और वेस्ट इंडीज़ में सारे के सारे 6 के लिए ही जा रहे थे, सारे 6 हिटर्स थे। कट टू 2022 और 2022 के दौरान जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जब जीती और जब इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारी सेमीफाइनल में 10 विकेट से, जिसमें कि जॉस बटलर की खतरनाक वाली इनिंग हमें देखने को मिली थी। वो एक अनदर लेवल दिखा कि अटैक अटैक अटैक, और जो एक स्टार्टिंग से ही आप कैसे T20 में अटैक करते हो और चेस डाउन कर देते हो कोई भी टारगेट को, वो एक ट्रांजिशन था। और ये मैं बोलूँगा ना कि ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है इंडियन टीम ने बाकी की टीमों के कंपैरिजन। इस तरीके की क्रिकेट, इस तरीके का माइंडसेट और इस तरीके का एग्जीक्यूशन कर पाना, बोलना बहुत बड़ी बात है। मैकलम बैस बॉल बोलते हैं। एक टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि 1 या 2 टेस्ट मैच जीते होंगे, उसका बैस बॉल की 300 भी उन्होंने स्कोर किया। बट वो जो एक माइंडसेट था वो कैरी ऑन नहीं हो पाया। जिस तरीके से इंडियन टीम ने कैरी ऑन किया है वो माइंडसेट, वो टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मीन्स कंसिस्टेंटली आप देखोगे तो कि इंडिया कंसिस्टेंटली 250 रन पे मार्क पे रही है। चाहे वो वेस्ट इंडीज़ का मैच हो, चाहे वो जिम्बाब्वे का मैच हो, चाहे वो आपका इंग्लैंड का मैच हो और न्यूजीलैंड का मैच हो। तो ये तो ऐसा एग्जीक्यूट कर पाना, इस टीम की जो ब्रवाडो है वो
उसके लिए बात करना बहुत मुश्किल है। और इस चीज़ को बैक करती है लीडरशिप और उसकी टीम मैनेजमेंट। अगर टीम मैनेजमेंट लाइक कोच, बैटिंग कोच हो गया, आपका लीडरशिप हो गया, आपका टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, अगर आपको इस तरीके से बैक ना कर रहा हो आपके आइडियाज़ को, तो इम्पॉसिबल होता है किसी भी टीम को इस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना। इंडियन टीम फाइनल में जो उतर के मैंने हमेशा से एक चीज़ देखा है कि इंडियन टीम हमेशा से डरी सहमी हमेशा से जाती है। नहीं भाई, हमारे इंडिया में कहा भी जाता है कि ज़्यादा उड़ो मत, बिहारी में बोलते हैं उड़ो मत ज़्यादा, कि ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बड़े ही एरोगेंट दिखे। थोड़े अटपटे से जवाब देना, चाहे संजू सैमसन पे क्वेश्चन करना हो कि आप उन्हें कौन सी जगह पे, अरे उसे अभिषेक की जगह पे खिला लूँ, उसे आप बोलते हो तिलक को ड्रॉप कर दूँ। मतलब जो उनके स्टेटमेंट्स थे बहुत ही एरोगेंट थे, और ये लग भी नहीं रहा था कि अरे यार, हमारे में तो कहते हैं ना कि अरे जो एरोगेंट है, ज़्यादा उड़ रहा है ना, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। बट उसने कर दिखाया। मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके आना वो बहुत बड़ी बात होती है। आप हम लोगों ने देखा है, इवन रोहित शर्मा का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में एटीट्यूड वैसे ही रहता है। लेकिन जब बात करेंगे कि टीम में क्या बेस्ट हुआ, तो मैं कहूँगा सब कुछ बेस्ट हुआ। टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने डिसीजन ली बैटिंग करने की, बॉलिंग करने की, कि इंडिया को बैटिंग कराते हैं। जिस तरीके की इंडियन बॉलिंग रही है, इंडियन बैटिंग रही है, उस हिसाब से, और न्यूजीलैंड का जिस तरीके से फॉर्म था, मुझे ये डिसीजन मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मुझे लगा कि शायद उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी और चेस डाउन में इंडिया घबरा जाती, क्योंकि इंडियन टीम उस जगह पे 2 बार चेस करते हुए ही हारी है, और एक एडेड प्रेशर होता, मेंटल प्रेशर रहता। चेस करने में अगर आप अर्ली 1-2 विकेट भी लेते तो एक इमेंस प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और क्राउड जब शांत हो जाती है, अगर 100,000 प्लस क्राउड थी, अगर क्राउड शांत हो जाती तो फिर आपका सब कुछ काम करने लगता। खैर, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी रही हो, पिच का पेस देख के उन्हें लगा कि शायद ग्रिप हो जाएगी, बाद में ड्यू आएगा, ये आएगा। ड्यू को तक कोई नाम निशान नहीं था। बट चलो, एक डिसीजन वहीं पे वो न्यूजीलैंड समझो कि मैच हार गई। दूसरी पॉइंट, एग्जीक्यूशन। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन उतरते हैं। संजू सैमसन तो लगा ही नहीं कि वो 2-3 मैच से आउट भी हुए हैं। जहाँ से आए थे 89, 97, 97, 89, वापस से 89, 82, 89, क्या मतलब एक क्या स्कोर है। आप एक प्लेयर को देख रहे हो कि कैसे वो बिल्कुल टीम के लिए ना एक बॉल भी वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इजीली 2 शॉट्स, और जिस तरीके का वो फॉर्म में था, आराम से 3 सेंचुरीज थे उसके, वापस से 3 सेंचुरी बना सकता था। लेकिन यही होता है कि आप जब टीम के लिए खेल रहे हो तो आपकी डेडिकेशन और फोकस बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मुझे लगता है थोड़ा रोल रिवर्सल हुआ है। पहले जो प्लान हमेशा से रहा है कि संजू विल कम, ही विल हिट फॉर टेक ऑन द बॉलिंग, एंड देन अभिषेक शर्मा विल प्रोलॉन्ग, वो लंबे टाइम तक खेलेगा। लेकिन जो अभिषेक शर्मा के फॉर्म की वजह से ये जो रोल रिवर्सल हुआ है, वो संजू सैमसन पे बहुत ही ज़्यादा फिट बैठा, क्योंकि उसने अपने गेम को वापस से रीअसेस करा, वापस से उसको सुधारा, एक माइंडसेट चेंज करी उसने कि मुझे हर बॉल पे सिक्सेस नहीं मारने, मुझे हर बॉल पे स्कोर नहीं करना, मुझे 6 ओवर के अंदर आउट नहीं होना। उसके जो शॉट सिलेक्शन थे वो बिल्कुल ही क्लियर थे कि मुझे पहला जो इंस्टिंक्ट है, जो संजू सैमसन का पहला इंस्टिंक्ट हमेशा रहता है 6 का, वो उसने चेंज करके वापस 4 पे आया कि मुझे फोर्स लगानी है, मुझे बाउंड्रीज लगानी है, डाउन द ग्राउंड खेलना है, और नेक्स्ट बॉल पे मुझे सिंगल लेना है। वो पहले, अगर आप कुछ इनिंग्स के पहले आप देखोगे, हमने लास्ट वीडियो में भी यही बात करी थी कि वो चेज नहीं कर रहा था बॉलर्स को, उसको पता था कि उसे खेलना है 15 ओवर, वो 15 ओवर तक उसको खींच के लेके जाना है। तो इवन आफ्टर अगर उसके रेंज में आ रहा है तो 6, संजू सैमसन के सिक्सेस, मैंने 2 प्लेयर को लाइव देखा है, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर, उनके सिक्सेस नॉर्मल सिक्सेस नहीं होते, वो बाउंड्री के पास में नहीं गिरते हैं, वो क्राउड में जाता है। तो अगर वो हिट कर रहा है ना, तो उसके मिस हिट भी ना आपको बाउंड्री लाइन पे से भी पार दिखेगा।
क्योंकि उन लोगों में जो वो टाइमिंग है ना, वो अलग ही वो नेचुरली आता है। उनका वो टाइमिंग नहीं है, वो मसल वाले प्लेयर्स नहीं है, उसकी टाइमिंग है, उसकी टेक्निक है, वो क्लास प्लेयर हमेशा से रहा है। तो मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि उसको अपने सिक्स पे तो भरोसा था, लेकिन एक पहला जो उसकी माइंड में कोई भी बॉल देख के आ रहा था कि मुझे सिक्स नहीं मारना, हवा में नहीं मारना, मुझे बाउंड्रीज लगानी है, नेक्स्ट बॉल पे मुझे सिंगल लेके वापस जाना है। वो था ही नहीं इस रेंज में कि इस पे फोर लगा तो नेक्स्ट पे भी सिक्स मारूंगा, उसके अगले बॉल पे भी सिक्स मारूंगा। यूजुअली अभिषेक शर्मा का ये माइंडसेट हमेशा से रहा है, और इसी माइंडसेट की वजह से वो इतने अटैकिंग और इतने डेंजरस प्लेयर वो बने भी हैं। लेकिन क्योंकि सिचुएशन अलग था, वर्ल्ड कप था और एक प्रेशर को शो करना था ना, ये आपको संजू सैमसन से बढ़िया उस जगह पे कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि एक तो उस बंदे के पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं 2014-15 से मैं टीम के इर्द गिर्द ही रहा हूँ, और बात सही भी है। वो हमेशा से टीम में कभी सेलेक्ट हुआ है, एज ए बैकअप कीपर रहा है, कभी नहीं रहा है। हमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, आर्टिकल्स देखे हैं, जस्टिस फॉर सैमसन, वो टीम में भी आए हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, और इन ऑन एंड ऑफ चलता रहा है। बट चलो, राइट टाइम टू शाइन जिसको कहते हैं, और हमें लगता है कि अगर इस माइंडसेट से वो आगे बढ़ते हैं, ही विल एंड अप 31 के हैं अभी, 5 साल का गेम है, 4 साल बोल लेके चल सकते हैं अगर कैप्टनसी ना दिया जाए तो 4 साल का अगर उनका कैरियर है तो ही विल एंड अप विद द लेजेंड। वो कोहली और रोहित शर्मा के लेवल के T20 प्लेयर में एंड कर सकते हैं। इवन ही इज़ वेरी गुड इन ओडीआईज। वो आपको ओडीआई में भी ट्रांजिशन होते हुए जल्दी दिख सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत सही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप में चेंज लाया है इन बस 3 से 4 मैचेस में, वो इनक्रेडिबल है। वो आसान नहीं है बोलना और समझना आसान है कि हाँ भाई अपना तू चेंज कर ले गेम, ईजी नहीं होता है। और जितना भी बात करें संजू सैमसन के बारे में, मैं तो लगता है 3-4 वीडियोस में 4 घंटे तो मैं संजू सैमसन पे ही बातें कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, एक गेम उनके पास था। सबसे बड़ी बात, बड़ा एडवांटेज जो अभिषेक शर्मा के लिए हुआ ना, कि इस पिच पे, जो अहमदाबाद की पिच जो बनी थी, उसमें पेस और बाउंस था। अभिषेक शर्मा पिछले जितने भी मैचेस वर्ल्ड कप के खेले हैं, सारे स्लो पिच पे खेला है। स्लो पिच पे उसकी टाइमिंग मिस हो रही थी, क्योंकि उसका जो अटैक मोड है वो हमेशा हाई स्विंग। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में भी गया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि बॉल तेज़ आ रही थी, बाउंस हो रही थी, और उसको हुक पुल करने में बहुत ही मज़ा आता है। ऑन द अप शॉर्ट बॉल्स आते हैं, उसको अगर पेट पे मिल रहा हो या कमर पे मिल रहा हो शॉर्ट बॉल्स पे, तो उसको डिस्ट्रॉय करने में उसको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उसको हमेशा से स्लो पिचेस मिली, फंसती हुई पिचेस मिली। स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे, रूम्स नहीं दे रहे थे उसको, ज़बरदस्ती का रूम बनाना पड़ रहा था। और 22 साल का, 23 साल का लड़का है, और 1 साल पहले तो टीम में भी नहीं था, और 1 साल और इस वर्ल्ड कप में वो एज अ सबसे बड़ा प्लेयर MVP के रूप में एंटर किया। वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके पास आपका पहला वर्ल्ड कप है, आप बहुत, आपका नाम हो रहा है, आपके ये बातें कर रहे हैं लोग, इतना सारा शोर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पर फिर भी उनका जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एक ऑन एंड ऑफ ही मैं कहूँगा, अभी भी उनका ऑफ ही सीज़न था। मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जब हम लोग अभिषेक शर्मा को देखेंगे, वो एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा हमें शायद मिलेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मैच्योर्ड, क्योंकि उनके पास और भी मैच एक्सपीरियंस होगा। तो स्ट्राइक रेट का तो मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ये गेम जा रही है, अब तो पता ही नहीं चल रहा है। बट हाँ, एक बहुत अच्छा लर्निंग कर्व था, और टीम ने बैक किया। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी टीम मेंबर्स या इंडियन मैनेजमेंट उसको ड्रॉप करके रिंकू सिंह को खिलाना या ऐसा, वाशिंगटन से ओपनिंग, ये सब तो वाहियात बातें थी। ये चीज़ नहीं होने वाला था, फाइनल वही खेलने वाला था, और फाइनली उसने डिलीवर किया। जो इस अभिषेक शर्मा को हम लोग जान रहे हैं, इतने दिनों से उसके फ़ैन बने हुए थे, उसने वही डिलीवर किया।
फिर अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ईशान किशन आते हैं, और ईशान किशन क्या स्टोरी है ये तो, बंदा कहाँ था, कहीं टीम सीन में ही नहीं। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और एक मोटिवेशन है, मुझे लगता है यंग लड़कों के लिए, कि अगर आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन अगर आपका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, आप जो मेन टीम में मेन रोस्टर में हैं, अगर आपका फॉर्म नहीं सही चल रहा है तो आप डोमेस्टिक में जाके अच्छा रन करें, अच्छा इनिंग्स खेलें, और अगर आप इस तरीके से इम्प्रूव करके आ सकते हैं तो ये आपके लिए तो वंडर्स होने वाला है। आप सोचो, आपने इंटरनेशनल मैचेस 2 साल 2.5 साल से आपने खेला ही नहीं, आप तो टीम में ही नहीं हो। आपकी टीम के ऊपर आप तो प्रोबेबल्स में भी नहीं 30 में काउंट हो रहे थे। वहाँ से डोमेस्टिक खेलना, अपने स्किल्स को बैक करना, और हमेशा से ईशान किशन को हम लोग को हमेशा से जाना है कि वो स्ट्रोक मेकर थे, बट वो इस तरीके का स्ट्रोक मेकिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं, मुझे लगता है ईशान किशन को खुद भी नहीं पता था। और पूरे वर्ल्ड कप में वो एक ऑफ मैच था जिसमें वो 0 पे आउट हुए, पर ऐसा लगा ही नहीं कि वो फॉर्म में नहीं है। मतलब आप स्मैट का कैलकुलेशन करें और वर्ल्ड कप का कैलकुलेशन करें तो आपको लगेगा कि ईशान किशन से ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर पूरे T20 में अभी कोई नहीं है इंडियन टीम में। संजू सैमसन का भले ही 3 मैचेस में आया है, और आपका पिछला 10 मैच, आप न्यूजीलैंड के 5 मैचेस ले ले, और 3 मैचेस ग्रुप स्टेजेस, और 4 मैचेस आपके 3 मैचेस, 4 मैचेस इधर, 7-8 मैचेस, अगर आप 12 मैच का एक सेट लेके अगर आप चल रहे हैं तो आप, मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि ईशान किशन से ज़्यादा कंसिस्टेंट T20 प्लेयर विथ स्ट्राइक रेट 200+ इंडियन टीम में कोई भी नहीं है। ही इज़ योर MVP। अगर आप बुमराह को कह रहे हैं MVP, खैर बुमराह के पे तो नहीं आ सकते क्योंकि हमारे चैनल पे है कि हम लोग बुमराह की बातें नहीं कर सकते। ही इज़, देर आर बॉलर्स एंड देर इज़ बुमराह, उस पर आएंगे भी। लेकिन आपका MVP रहा है ईशान किशन थ्रू आउट योर 10+ गेम्स। उसकी स्ट्राइक रेट 200+ है। ही हैव वोन यू मोर मैचेस, उसके मैन ऑफ द मैचेस भी सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। ईशान किशन के बाद अचानक से जब स्कोर 7 ओवर में 92, 6 ओवर में 92, आपके 10 ओवर में 100 हो रहे हैं, फिर एक थोड़ा सा हिकअप आता है, 2-3 विकेट गिरते हैं, 1-2 ओवर स्लो जाता है, संजू आउट होता है, ईशान किशन आउट होता है। सूर्य कुमार यादव का क्या बोलूं, सूर्य कुमार यादव पे भी मैंने एक टूर्नामेंट, न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के पहले मैंने बोला था कि एंड ऑफ सूर्य कुमार यादव, तो मुझे लगता है कि शायद अब उसका एंड होने वाला है। प्रोबेबली एक नेक्स्ट कोई भी T20 सीरीज होगा तो कोई दूसरा कैप्टन ढूंढने के लिए इंडियन टीम निकलेगी, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। बट सूर्या का बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा, एक मैच USA के अगेंस्ट में, उसके बाद वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच लगे। 0 पे आउट हो गए, पहली बॉल 0 पे आउट। उसके बाद हार्दिक पांड्या को भेजा गया, मुझे लगा कि उसके जगह पे बेटर होता, इधर शिवम दुबे आता या तिलक वर्मा आता, लेकिन वो लेफ्टी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, क्या, मुझे तो ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती कि लेफ्टी राइटी। हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा उससे, गाइस इतना मुश्किल था ना, इन लोगों ने बैटिंग ही इतनी अच्छी करी, ईशान किशन ने और संजू सैमसन ने, कि लग रहा था कि कोई भी उतर के वैसे रन स्कोर कर सकता था उनके रेट के हिसाब से। बट इवेंचुअली पिच जो थी ना वो धीरे धीरे स्लो होती चली गई, और यही कारण है कि हार्दिक पांड्या को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी टाइम करने के लिए बॉल, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से संजू सैमसन को बॉल आ रही है मुझे भी उसी स्पीड से और उसी बाउंस से आएगी, जो कि उसके मिला नहीं। फिर भी हार्दिक पांड्या ने एक अच्छा इनिंग खेला, 2-3 छक्के लगे, बट उन्होंने 2-3 ओवर भी थोड़ा स्लो किया गेम को। फिर क्या कहना शिवम दुबे का, शिवम दुबे को 1 ओवर मिलता है, 2 छक्के 1 चौका। मतलब अगर शिवम दुबे पहले आता ना तो शायद 40-50-20-10 ऑड रन और भी बन सकते थे। पहली इनिंग के बाद तो मुझे लगा कि शायद 10 रन
हमें शायद आखिरी ओवर में जब मैच फंसेगा ना, तो जा सकता है वहाँ तक गेम। इंडियन टीम बॉलिंग पे आती है, और मुझे एक प्लेयर पे बहुत ही भरोसा था, और मुझे लग रहा था, मैं हम लोग जब ग्रुप में तेजी और मानव के साथ हम लोग मैच पे दौरान चैट भी कर रहे थे, तो मैंने लिखा था कि आज अक्षर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे ही वर्ड मैंने बोला कि अक्षर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद तुरंत ही अक्षर पटेल ने पहला विकेट ले लिया। पहला विकेट गिरते ही फिन एलन का, उसके बाद तो टीम, न्यूजीलैंड की टीम पहले विकेट गिरने के बाद ही मुझे लग गया था कि चेस कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। ये 1,100,000 प्लस का क्राउड है, और ये इमेंस प्रेशर है, पिच स्लो हो चुकी है, इस तरीके से आप कितना भी चेस करोगे ना, मुश्किल होगा। टीम सैफर्ड का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ पिछले न्यूजीलैंड सीरीज़ में और वर्ल्ड कप में। वो भी एक नेक्स्ट जिसको कहते हैं ना, अगर आप हेड हेड हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, फिल सॉल्ट, टिम सैफर्ट और फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स, ये लोग एक बैच के प्लेयर्स हैं जो डिस्ट्रक्शन जानते हैं। दे जस्ट नो टू डिस्ट्रॉय एनी अपोनेंट। गिवन डे पे इन लोग, ये जो एक छोटा सा ग्रुप है ना प्लेयर्स का, ये लोग बड़े डेंजरस है। मतलब एक दिन दिन है इनका। फिन एलन का तो हम लोगों ने लास्ट साउथ अफ्रीका के मैच में देखा ही था, एकदम सेंचुरी, 32 बॉल में सेंचुरी कोई मारता है वर्ल्ड कप में, वो भी सेमीफाइनल में। मतलब आपने साउथ अफ्रीका को तो बिल्कुल ही सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। मतलब बैंग 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 ऐसा। टीम सैफर्ड भी वैसे ही खेलता, आगे भी खेलता, पीछे भी खेलता, आप किधर बॉलिंग करोगे। लेकिन उसके बाद तो फिर जो हुआ, हम लोग ने मैच वहीं पे समझ लिया कि मैच ख़त्म हो गया है। बुमराह बुमराह के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं, लेवल ही नहीं है। हमारी औकात नहीं है बुमराह के बारे में बात करने की। अ, इससे बड़ा बॉलर मेरे जहन में नहीं आता है। होंगे, ज़रूर होंगे। वसीम अकरम हैं, माल्कम मार्शल्स थे, गैरी सोबर्स थे, पर इस तरीके का कंट्रोल मुझे नहीं लगता है। 4 ओवर में आपके पास स्पीड, एक्यूरेसी, अगर वो लोग भी आज के डेट में बॉलिंग करते तो उन पे भी रन लग जाते। बट इतनी एक्यूरेसी, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा प्रिसीजन, आप हर वक्त सोच रहे हो, आपके पास हर हमेशा आपके पास एक प्लान है। बैट्समैन कोई भी हो, आपको पता है कि वो क्या करने वाला है। यू बैट्समैन होते थे कि बॉलर को रीड कर रहे हैं, ये बॉलर ऐसा है जो बैट्समैन को रीड कर रहा है। क्या उसने फंसाया रचिन रविंद्र को, सेम बॉल, सेम ऐसा ही कैच पिछले मैच में भी हुआ था, इंग्लैंड के मैच में हैरी ब्रुक्स के साथ, वहीं पे विकेट, वैसे ही कैच। बापू की कैच, अक्षर की ज़्यादा डिफिकल्ट कैच थी, लेकिन ईशान किशन की भी कैच डिफिकल्ट थी इस मैच में भी, बट सेम जगह पे सेम बॉल। दो बड़े प्लेयर्स, दो बहुत बड़े प्लेयर्स, और आने वाले फैब फोर के प्लेयर्स में अगर कहूँगा, हैरी ब्रुक्स और रचिन रविंद्र, उसको इजीली आउट करना। उसके बाद तो फिर चार्ज किया न्यूजीलैंड ने। टीम सैफर्ट ने जितनी कोशिश कर सकते थे, टीम सैफर्ट की तरफ से कोशिश आई, मिचेल सैंटनर की तरफ से कोशिश आई। डेरिल मिचेल के लिए बहुत लेट हो चुका था, उसका गेम भी उस तरीके का नहीं है, इतना पावर गेम नहीं है, तो बहुत लेट हो चुका था न्यूजीलैंड के लिए। और फिर इंडिया बहुत कन्विंसिंगली जीत ली। कुछ देर के बाद तो साला फिल्म कहा जाए तो फाइनल का मज़ा भी नहीं आया। कि थोड़ा इससे ज़्यादा मज़ा तो एटलीस्ट एक फ़ाइट जो इंग्लैंड ने दी थी उस तरीके का तो फाइनल होना डिज़र्व करता था। लेकिन यही मैं एंड में, इस मैच के एंड में एक क्लास अपार्ट दिखी इंडियन टीम। उनके पास एक स्ट्रैटेजी थी 3 ओपनर का, जो एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने भी इस चैनल पे बहुत बार बोला है कि हैव 3 ओपनर्स। और ये जो ट्रेंड है
ये सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरू किया था, बट ये ट्रेंड जो भी हो, मे बी लक्ष्मण का आइडिया हो या किसी का भी आइडिया हो, जिसने भी ये 3 ओपनर का कॉन्सेप्ट हैदराबाद में लेके आया था, आपको आने वाले समय में सारी टीमें, मे बी इस आईपीएल में भी आपको ये 3 ओपनिंग फॉर्मेट, ओपनर फॉर्मेट आपको दिखेगा। फ्रॉम बॉल 1 6 ओवर्स में लोग अब 50-60 के लिए नहीं जाएंगे, अब ये 6 ओवर्स में लोग 80 और 90 के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये टीम जिस तरीके से इंडिया T20 टीम बनी हुई है, यही टीम किसी और भी कंट्री को टूर वगैरह करती है, जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में टूर करा या श्रीलंका वगैरह में टूर करी, अगर ये टीम और भी कहीं जाके टूर कर रही है ना, ये नेक्स्ट टारगेट 300 का ही सोचेंगी और वो कंसिस्टेंटली 300 मारेंगे। 250 तो 4 मैचेस में मजाक में मार दिया, और तो 250 यहाँ पे है, तो बायलेटरल में तो और भी प्रेशर ही नहीं रहता है। तो अगर इस तरीके से अगर टीम इंडिया खेल रही है, और मुझे जो लगता है कि इस टीम में कपल ऑफ चेंजेस होंगे, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो गाइज यही, इंडिया क्या जीत गई मैच, मतलब इतना ज़्यादा डोमिनेंस। अगर आप जर्नी भी देखें इंडियन टीम की, तो स्लो पिचेस थे, वहाँ पे स्ट्रगल करी टीम में। इन लोगों ने फाइनली एक चेंज कर दिया, साउथ अफ्रीका के मैच के अगेंस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को लाया, वो वर्कआउट नहीं हुआ। फिर ये लोगों ने वापस से 3 ओपनर कॉन्सेप्ट पे गए और वो आइडिया क्लिक हुआ। अभिषेक शर्मा तो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, ऑफ रहे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इंडियन टीम 250 मारती रही, जब जब अभिषेक शर्मा नहीं भी खेल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि टीम में इतना कॉन्फिडेंस है। डाउन द ऑर्डर शुभम दुबे, 2 वर्ल्ड कप हमने देखा है, क्या वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस आता है। मतलब स्पिनर्स को जो खेला है इसने, आदिल रशीद को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ एज ए लेग स्पिनर, और उसको बस 4 बॉल डॉट खेलने, मुझे बस 2 छक्के मारने, और 2 छक्के में बैक करना अपने आप को आदिल रशीद के अगेंस्ट में बहुत बड़ी बात है। इवन इस वाले मैच में उसको तो लास्ट ओवर एक ही ओवर मिला था, तो ऑब्वियसली उसको चार्ज करना ही था। ये वीडियोस गाइज आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, व्यूज़ भी मिल रहे हैं, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। आप लोग सब्सक्राइब करते रहें तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। 2-3 वीडियोस अभी और भी आने वाले हैं। तेजी और मानव भी ज्वाइन करेंगे कल सुबह में, तो और इन डेप्थ हम लोग बातें करेंगे वर्ल्ड कप के मैचेस का। एक टीम कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड पे भी मैं बनाना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। कोई आइडियाज़ हो तो आप भी बताइए। टीम कैप्टन मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को ये लोग ड्रॉप करेंगे, और टीम कैप्टन मुझे लगता है कि ये लोग इधर अक्षर पटेल या अभिषेक शर्मा की तरफ ये लोग देखेंगे, क्योंकि एक अभिषेक शर्मा एक लॉन्गर प्रॉस्पेक्ट दिखेगा और ज़्यादा लंबे समय तक खेलेगा, और अगर अक्षर पटेल पे गए तो उसके पास नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए भी समय है। सूर्य का कैरियर मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अगर वो 1-2 सीरीज़ के लिए वो माइट ऑप्ट आउट, अगर उनका नेक्स्ट सीरीज़ जिस समय भी अगर वो खेले, अगर उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा, तो शायद वो T20 स्क्वाड में भी मुझे नहीं दिखेंगे। तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, इस पर बहुत मज़ा आएगा बात करने में। टीम कॉम्बिनेशन तो ऐसी है। नेक्स्ट टारगेट इंडिया का 2027 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस आएंगे, बुमराह रहेगा ही, सिराज रहेगा ही। देखना होगा कि कैसे इंडियन टीम उसको भी टेक ऑन करती है। और जिस तरीके से इंडियन टीम अभी खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि एक कोई बड़ा टीम इंडिया को जो कोई चैलेंज कर सकता है 50 ओवर फॉर्मेट में, कोई है साउथ अफ्रीका के अलावा। मुझे नहीं लगता कि और भी कोई टीम है जो इस तरीके से चैलेंज कर सकती है। तो दैट्स ऑल गाइज, यही हमारा वीडियो था आज के लिए। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो, T20 और एक्साइटमेंट इतनी है।
चेहरे से थोड़ी एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, लेकिन अंदर में तो एकदम पटाखे फूट रहे हैं। मेरा बच्चे के मेरा बेटा 1 साल का हुआ है, तो उसके लिए भी पहला वर्ल्ड कप था, वो भी मेरे साथ बैठ के मैचेस देख रहा था। खैर उसे तो पता नहीं चला क्या बट दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।